नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में। ये सीरीज हमारी एमपी जीके की स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज का टाइटल हमने दिया है 15 दिन 15 वीडियोस। और ये 15 दिन 15 वीडियो में हमारा पूरा फोकस होगा एमपी जीके के उन 15 टॉपिक्स पर जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए हमने इसको नाम दिया हुआ सफलता के 15 वीडियो। और आज हमारे ये पहला वीडियो आपके सामने मौजूद है जो 23 जून की परीक्षा को लेकर बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों मैपों में अंतर बता देता हूँ, क्योंकि एमपी का ये जो मैप है, इस मैप में आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुराना वाला मैप है, इसमें 51 जिले हैं, यानी 51 जिलों का चित्रण इसमें दिया गया है। ये जो नया मैप है, जो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, जिसमें जिलों के नाम नहीं लिखे हैं, मैंने केवल इसमें वही हाईलाइट किया है जो कि नए बने हुए हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा 51 जिले यहाँ हैं। हमारा 52वां जिला ये बना हुआ है जिसको निवाड़ी कहते हैं। हमारा 53वां जिला है मऊगंज, ये आपको दिख रहा होगा इस कलर से। ये हमारा 54वां जिला है मैयर। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि वेबसाइट पर, मैयर जिले की वेबसाइट पर कहीं कहीं लिखा हुआ 57वां जिला है ना। तो ये ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से 54वां जिला है और वेबसाइट के हिसाब से 57वां है। हमारा फिर सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा बना है, तो पाडुरना है। ये कब है, ये 55वां जिला है मध्य प्रदेश का। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, 55 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंतर्गत कहाँ पड़ता है। आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर ये लद्दाख वाला हिस्सा है, फिर नीचे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश यहाँ बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, भारत के मध्य में होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। देखो इस पेज पर जो जो हाईलाइट दिख रहा है वो आपके आवश्यक क्वेश्चन है। हम लोग बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसका आकार कैसा दिखाई देता है, आयताकार दिखाई देता है। और जो भू आविष्टित है, भू आविष्टित का मतलब होता है कि एक ऐसी संरचना जिसके आसपास या तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर ना हो, या फिर कोई सी ना हो, या ओशियन ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमपी के आसपास ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लग रही है, ना ही कोई समुद्री सीमा लग रही है। इसलिए एमपी कैसा है, भू आविष्टित राज्य है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है, सॉरी राज्य है यानी स्टेट है ना। प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा में आप देखोगे उत्तर में ये चंबल नदी बनाती है और यमुना नदी, यानी कि चंबल और यमुना नदी के जो मैदान है ये उत्तरी सीमा बनाते हैं। दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी मिल जाती है, ताप्ती नदी मिल जाती है। उत्तर पश्चिम में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी, और उत्तर पूर्व में आपको सोन नदी, दक्षिण पूर्व में आपको अमरकंटक मिल जाएगा। ये सारे ऐसे प्राकृतिक स्थल है जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाने का कार्य करते हैं। अब हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ नाम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हृदय प्रदेश, यानी कि ये पूरे भारत के कहाँ है, बीचों बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसलिए हमको याद रखना है कि इसको हृदय प्रदेश का है। सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन होता है, यानी देश में प्रथम उत्पादन में स्थान है इसका सोयाबीन में। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो उज्जैन में और धार में होता है ना। लघु भारत कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत की लगभग सभी संस्कृतियां यहाँ विद्यमान रहती हैं। कोहिनूर प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हीरा उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में हीनोता खदान मिल जाती है, रामखेरिया मिल जाती है, मझगवा मिल जाती है। ये हीनोता खदान आपकी पन्ना में है। मैग्नीज नगरी के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, क्योंकि बालाघाट में एक खदान है जिसका नाम है बरबेली है, जो मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। सर्वाधिक नदियां भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। तेंदुआ और टाइगर स्टेट कहा जाता है। मैं तो ये कह दूं कि वर्तमान में आप इसको चीता स्टेट भी घोषित कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न मुझे बता दीजिए कि वर्तमान में चीता मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में या अभ्यारण्य में लाए गए थे, और ये कब लाए गए थे। मुझे इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपसे इस बार बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए स्टार लगा के यहाँ लिख दिया है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है, उज्जैन में। आपको याद रखना है, यदि अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो इंदौर आंसर आएगा, यदि कारखाना आपसे पूछा जाएगा तो उज्जैन आंसर आएगा। हम लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखवाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखवाया। अब हम लोगों ने अभी पीछे कहा कि हम इसको टाइगर स्टेट या बाघ प्रदेश भी कहते हैं। अब बाघ प्रदेश क्यों कहते हैं, तो मैंने यहाँ दो रिपोर्ट्स लाने का प्रयास किया। ये 2022 की रिपोर्ट है और ये 2018 की रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट्स में क्या परिवर्तन हुआ है हम देख लेते हैं। 2022 की रिपोर्ट में पूरे भारत में 3167 टाइगर पाए गए, जिसमें से मध्य प्रदेश अकेले में 785,
कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 बाघ पाए गए। ये अभी किसी भी बुक में अपडेट नहीं है, तो आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ये सबसे अपडेट जानकारी आपको दी गई है। इसके पहले 2018 का सर्वे हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, तो उसमें बाघों की संख्या लिखी है 2967, इसमें मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे, कर्नाटक में 524 थे और उत्तराखंड में 442 बाघ थे। अगर अब वर्तमान में आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में बाघ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है, तो 785। और इस बार पूछने की संभावना है कि पूरे भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3167 है। अगला हमारा हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तो पृथ्वी के यदि केंद्र बिंदु की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंतर्गत एक मंगलनाथ पॉइंट पड़ता है, उसको उज्जैन में मंगलनाथ कहा जाता है। अखंड भारत की बात करेंगे, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ये बैतूल में पड़ता था। बैतूल में एक जगह है बरसाली, बरसाली को अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अविभाजित भारत यानी कि जब भारत का विभाजन छत्तीसगढ़ और मतलब बाकी जगह नहीं हुआ था, या फिर ये मान लीजिए कि भारत का विभाजन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ था, तो इसका कहाँ पड़ता था, कटनी के करौंदी जिले में पड़ता था, है ना, या कटनी के अंदर एक गांव है करौंदी गांव। वर्तमान भारत की अगर बात करेंगे तो ये केंद्र बिंदु कहाँ शिफ्ट हो गया, विदिशा में, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, सागर में। आपको यहाँ दो चीजें बहुत ढंग से याद रखनी है कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा में है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, मंगलनाथ उज्जैन में है। अगला पॉइंट है हमारा कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा, आपको याद रखना ढीमरखेड़ा तहसील कहाँ पड़ती है, तो कटनी जिले में पड़ती है। और इसमें ही ये गांव था जिसको करौंदी गांव कहा गया, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अविभाजित मध्य प्रदेश का ये क्या था, केंद्र बिंदु था। अब इसका नाम बदल दिया गया 1956 में। क्या हुआ, राम मनोहर लोहिया की अभिप्रेरणा से एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में इसका नाम क्या कर दिया गया, अब इसको कहा जाता है मनोहर लोहिया गांव, या फिर इसका वास्तविक नाम क्या हो गया, मनोहर गांव हो गया। तो कभी कभी ऑप्शन में यदि आपको करौंदी नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मनोहर गांव मिल जाएगा। तो आपसे पूछ ले कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो मनोहर गांव या करौंदी दोनों हो सकते हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आप सबको याद है भोपाल है। दूसरा है स्थापना मध्य प्रदेश की कब की गई, तो 1 नवंबर 1956 को की गई। इसकी स्थापना कब की गई, 1 नवंबर 1956 को, इसलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश कब आया, यानी कि अभी जो दिख रहा है वो कब आया, तो 1 नवंबर 2000 में आया। और इसी को ही कहा जाता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो पुनर्गठन 1 नवंबर 2006 में हुआ। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद बन गया। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य था, तो मैं ये कह दूंगा कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या माना जाएगा, तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर माना जाएगा। ये देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ये भारत देश में यदि देखा जाए तो पहले स्थान पर सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान आता है और दूसरे पर कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश का दूसरे स्थान पर नाम है, यहाँ आपको याद रखना है। अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 44,344,6 वर्ग किलोमीटर, और ये देश का लगभग 13.6% था। और इस हिसाब से मान लो कि देश में ये पहले नंबर पर आता था जब इसका विभाजन छत्तीसगढ़ के रूप में नहीं किया गया था। इसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो 7, 26, 26, 809 है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार इसका 6वां स्थान आता है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में इसका देश में कौन सा स्थान हो गया, 5वां। वर्तमान में क्यों, क्योंकि 2014 में क्या हुआ कि तेलंगाना का गठन अलग कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो अब मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो 5वां है। वर्तमान पूछेगा तो 5वां, और यदि लिखेगा 2011 के आंकड़े तो 6वां स्थान आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो 2011 की जनगणना के अनुसार 236 जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या यदि भारत में कहीं घनत्व के रूप में पाई जाती है तो भोपाल में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसमें 855 लोगों का जनसंख्या घनत्व पाया जा रहा है। इंदौर में 841 लोगों का जनसंख्या घनत्व है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें लिंगानुपात की, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, यानी कि 931,000, यानी कि 1000 लड़कों पर 931 महिलाएं बची रहती हैं। साक्षरता दर कितनी है हमारी, तो साक्षरता हमारी 69.3%, यानी कि 69.3%, लगभग 70% के आसपास है। यदि आपको 70% का आंकड़ा देखने मिलता है तो वो भी आंकड़ा सही हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसमें 69.3% का आंकड़ा ना मिले। अगला है हमारा कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन से राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो हमारे 5 राज्य हैं। इनको मैं कोड के रूप में लिख दूं तो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है जिसका नाम है GRMC, GRMC ग्वालियर में पड़ता है। तो GRMCU यानी कि GRMC कैसा कॉलेज है, अल्टीमेट कॉलेज है, इसलिए हमने इसको याद कर लिया। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये जीआरएमसी से सारे कवर हो जाएंगे, आपको याद रखना। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। एमपी की लंबाई और चौड़ाई यदि बात की जाए तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश कितना है, 870 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक यदि बात की जाएगी तो 605 किलोमीटर फैला हुआ है। अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि जब इसमें छत्तीसगढ़ मिला हुआ था तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक 996 किलोमीटर फैला हुआ था और पूरब से लेकर पश्चिम तक 1127 किलोमीटर फैला हुआ था। यदि मध्य प्रदेश के हम लोग सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे तो इसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। पूर्वी जिला सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, आपको याद रखना है। यदि अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करेंगे यानी कि जब इसमें से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, उत्तरी जिला तब भी मुरैना था, दक्षिणी जिला तब सुकमा हुआ करता था। ये सुकमा वर्तमान में कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। इसका पूर्वी जिला जसपुर था और पश्चिमी जिला अलीराजपुर था, आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। हम एक बार मैप पे देख लेते हैं जिससे आपको भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मुरैना हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। सिंगरौली हमारा पूर्वी जिला है और पश्चिमी जिला कौन सा है हमारा, अलीराजपुर है और दक्षिणी जिला हमारा बुरहानपुर है, आपको ये याद रखना है। मध्य प्रदेश की यदि प्रशासनिक स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, 10 है। इसके जिले कितने हो गए वर्तमान में, 55 है। इसमें तहसील कितनी है, जनवरी 2019 का लेटेस्ट आंकड़ा हमको मिलता है 424 का। इसके विकासखंड कितने हैं, 313। आदिवासी विकासखंड कितने हैं, इसमें 89 बनाए गए, 89। इसमें नगर और शहर तो ये 476 माने जाते हैं मध्य प्रदेश में ना। नगर निगम कितनी है, 16+2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 16 हमारे यहाँ पहले से थी, 17वीं भिंड को बनाया गया और 18वीं दतिया को प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में एक और है, इसको शिवपुरी कहा जाता है, लेकिन शिवपुरी का नाम अभी चर्चा में नहीं है, इसलिए हम लोग 16+2 मान लेते हैं। यदि आपसे 17 ऑप्शन मिल जाए तो 17 मान लेना है। नगर पालिकाएं कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 98 है। नगर परिषदों की जानकारी 294 प्रदान की गई है। जनपद पंचायत 313 है। जिला पंचायत हमारे यहाँ 52 है। अभी बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 55 हो जाएंगी। कुल ग्राम रेंज 54,903 है। पुलिस रेंज, आईजी रेंज कितनी है, 11 और डीआईजी रेंज 15 है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला जरूरी फैक्ट ये है कि विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है, 230 है। 230 कैसे हैं, पहले 230 प्लस एक होती थी जिसमें एक होती थी एंग्लो इंडियन की। ये एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया कब से, 104वें संविधान संशोधन से। तो वर्तमान में कितनी बची रह गई है, 230। आरक्षित सीटों की बात की जाए तो एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 47 सीटें यानी 47 सीटें आरक्षित हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें देखी जाए तो 320 सीटें थी जिसमें से विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितनी बची रह गई, 230 सीट बची रह गई। लोकसभा सीटें अगर मध्य प्रदेश में देखी जाए तो 29 हैं, लेकिन आरक्षण सीट कितनी है, तो एससी की 4 हैं और एसटी की 6 सीट आरक्षित हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट देखी जाएंगी तो 40 हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल 29 बची हैं। 11 सीट कहाँ चली गई, छत्तीसगढ़ में चली गई। राज्यसभा की सीटें कितनी है हमारे पास, 11 सीट हमारे पास राज्यसभा की है। अविभाजित राज्यसभा की बात करेंगे तो 16 सीट थी, 16 में से लगभग 5 सीट कहाँ चली गई, छत्तीसगढ़ में चली गई, आपको ये ध्यान रखना है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से 2 राज्य अलग हो गए हैं क्योंकि वर्तमान में 5 राज्यों को स्पष्ट करती है। अगला पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 24 स्तूप की आकृतियां आपको दिख रही हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना कोना सा, ये स्तूप की आकृतियां हैं। और इसके बाद एक वृत्त बना हुआ है, ये जो गोला आपको दिख रहा है ये वृत्त के रूप में हमने देखा है। ये वृत्त का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश सतत तरक्की कर रहा है और असीम विकास की असीम संभावनाएं अपने आप में समाहित किए हुए है। वृत्त के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसका स्लोगन बना हुआ है। इसमें 2 फसलें हमको दिखाई दे रही हैं, एक तरफ गेहूं की बाली है और दूसरी तरफ धान की बाली है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी फसलें उसमें इंगित हैं, गेहूं और धान की। अशोक स्तंभ में सिंह की आकृति दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी इसमें दिखाया गया है। अब ये फैक्ट ऐसा है जिसको भूलना नहीं है हमको, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है इस साल। 2010 में क्या हुआ, मेरा मध्य प्रदेश नामक एक गीत था, उसको राजकीय गीत घोषित कर दिया गया। इसकी रचना किसने की थी, महेश श्रीवास्तव ने की। इसके गायक कौन है, शांतनु मुखर्जी हैं। संगीत किसने प्रदान किया, तो सुनील झा ने इसको संगीत प्रदान किया। तो आपको ये याद रखना है। हम अगले प्रतीकों की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, सफेद लिली है जिसको लिलियम कैंडिडम कहा जाता है। ये चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसको देख लीजिए। चित्रों से क्या है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो दूधराज शाहबुलबुल है, इसको पैराडाइज फ्लाईकैचर कहा जाता है। राजकीय पशु की बात करेंगे, बारहसिंगा है। इसकी कौन सी प्रजाति हमारी राजकीय पशु, तो ब्रेडरी प्रजाति है। और ये इसकी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोसर्वस डोबासिली। राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है, बरगद है। इसका नाम क्या है, फाइकस बेंगलिसिस है।
इसकी राजकीय नाट्य कौन सा मध्य प्रदेश का, तो माच है। माच ज्यादातर कहाँ होता है, मालवा में, लेकिन इसका जन्म स्थान क्या है, उज्जैन है ना। मालवा का एक क्षेत्र है उज्जैन, उसी को इसका जन्मस्थान कहा जाता है। राजकीय नृत्य कौन सा है हमारा, तो बुंदेलखंड का एक नृत्य जिसको राई कहा जाता है, जो महिलाएं करती हैं सामान्यतः। राजकीय पक्ष मछली कौन सी है हमारी, तो महासीर हमारी राजकीय मछली है, जिसको टोर पीरोटोर कहा जाता है। हमारा राजकीय खेल कौन सा है, मलखंभ है। इस मलखंभ को कब राजकीय बनाया गया, तो 2013 में इसको राजकीय घोषित किया गया। हमारी राजकीय फसल कौन सी है, सोयाबीन है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। हमारा राजकीय फल कौन सा है, आम है। चलिए मुझे इसके वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, कि कमेंट करके कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हो सकता है पूछ ले आपसे। राजकीय नदी कौन सी हमारी, तो नर्मदा है। चलिए आपको ये बता दूं कि ये सबकी घोषणा कब की गई, तो मध्य प्रदेश ने अपने राज्य की स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ बनाई, कब, 1981 में। तब ये राज्य के पशु पक्षी और वृक्ष घोषित कर दिए गए। तो आपको याद रखना है कि इन सारी चीजों की घोषणा कब की गई, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश बनने की कौन सी सालगिरह बनाई जा रही थी, तो 25वीं सालगिरह बनाई जा रही थी। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ ऐसे स्थान है जिसको विशिष्ट राजधानियों के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो पचमढ़ी है। व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो इंदौर है। संस्कार धानी कौन सी है, जबलपुर है। मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है, तो बालाघाट को कहा जाता है। खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। कोयला राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी बैडन सिंगरौली को कहा जाता है। संगीत राजधानी मैयर को कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया, लेकिन जब घोषित किया गया तो ये अपने आप में जिला नहीं था। इसको जिला कब बनाया गया, तो 1972 में इसको सीहोर से अलग करके भोपाल को एक जिला बना दिया। ये भोपाल लिखा हुआ है ना, भोपाल को एक जिले के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भोपाल को राजधानी बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शंकर दयाल शर्मा का माना जाता है। शंकर दयाल शर्मा के बारे में हम फैक्ट आगे पढ़ेंगे कि ये कौन थे और क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यायिक स्थिति क्या है। इस पर स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस बार प्रीलिम्स के पेपर में अलग से न्यायिक स्थिति टॉपिक दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना यदि हम लोग देखेंगे तो वर्तमान जो उच्च न्यायालय दिखता है वो 1956 में जबलपुर में की गई थी। इसकी 2 खंडपीठ हमको दिखाई देती हैं, इंदौर में और ग्वालियर में। ये कब बनाई गई, तो 1968 में इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई। तीसरी खंडपीठ को प्रस्तावित किया गया था 2020 में कि ये कहाँ बनेगी, तो कहा गया तीसरी खंडपीठ भोपाल में बनेगी। इससे क्या होगा कि न्याय सुलभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले से ये उच्च न्यायालय मौजूद है, लेकिन पहले क्या था, ये नागपुर में था, जिसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 2 जनवरी 1936 को नागपुर में की गई थी। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ हमारी कहाँ पर है, जबलपुर में। इसके भवन का निर्माण किसने करवाया, राजा गोकुलदास ने करवाया। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो हेनरी इरविन ने तैयार किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका आखिरी बिंदु कि इसका निर्माण राजा गोकुलदास ने करवाया और इसका डिजाइन हेनरी इरविन ने बनाया। अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो इसका सही आंसर है 6। ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जा रहा है पिछले कुछ परीक्षाओं में। तो कितने जिले हैं, तो 6 जिले ऐसे हैं जो राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला मुरैना, आप देख लीजिए मुरैना बना हुआ। मुरैना यहाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। दूसरा बना है शिवपुरी, जो ये देख लीजिए बना हुआ शिवपुरी। शिवपुरी आपकी राजस्थान की और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाओं को स्पष्ट कर रहा है। फिर बना हुआ सिंगरौली, सिंगरौली ये बना हुआ है। आप सिंगरौली में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं को छू रहा है। फिर देखेंगे हम लोग बालाघाट, तो बालाघाट को आप देखेंगे तो ये इधर छत्तीसगढ़ को छू रहा है और इधर महाराष्ट्र को छू रहा है। फिर देखेंगे हम लोग अलीराजपुर, अलीराजपुर ये दिख रहा है, ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर देखेंगे झाबुआ, झाबुआ आपका गुजरात और राजस्थान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद रखना है कि 6 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। अगला है हमारा कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते। जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते उनको अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है, 18 है। देखो इनको याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यदि आपने वो 6 जिले याद कर लिए तो ये सारे जिले कैसे हो गए, अंतर्वर्ती जिले हो गए हैं। आप इसको देख लेना एक बार, हो सकता है ये संख्या बढ़कर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि 18 जिले हैं। पड़ोसी राज्यों को छूने वाले कौन कौन से जिले हैं, या ध्यान रखना ये न्यू डाटा के आधार पर अपडेट किया गया है। तो पहले उत्तर प्रदेश को 13 जिले छूते थे, अब कितने छुएंगे, 14 जिले। कौन कौन सा जिला बढ़ गया है, तो मऊगंज इसमें बढ़ गया है। तो आपसे पूछ सकता है मऊगंज निम्न में से किस जिले को या किस राज्य को छूता है, तो उत्तर प्रदेश को। राजस्थान को पहले भी 10 छूते थे, अभी भी 10 जिले छू रहे हैं। गुजरात को 2 जिले पहले छूते थे, अलीराजपुर और झाबुआ। महाराष्ट्र को अलीराजपुर, लेकिन महाराष्ट्र को पहले 9 जिले छूते थे, अब कितने छू रहे हैं, 10। कौन सा बढ़ गया, पारडुरना। आपसे 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना है कि मऊगंज किसको छूता है
और पार्डोना किसको छूता है? छत्तीसगढ़ को कितने जिले छू रहे हैं? 7 जिले, आपको ये याद रखना है। अब हम लोग ऐसी बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल प्रबल होती है कि मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति कौन है, मध्य प्रदेश का छोटा बड़ा बड़ा कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा पहला फैक्ट है कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये शंकर दयाल शर्मा वही हैं जिन्होंने भोपाल को राजधानी बनाने में योगदान प्रदान किया था। दूसरा फैक्ट हमारा, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया वही हैं जिनका सुभाष चंद्र बोस के साथ एक बार संघर्ष हो गया था पद को लेकर, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को, है ना। प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी हमारी? तो सुश्री सरला ग्रेवाल थी। ये आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ये वही हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद तक कार्य किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है इन्होंने, इसलिए इसका नाम याद रखना है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी हमारी? तो हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे? तो कुंजी लाल दुबे थे। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे मध्य प्रदेश के? तो एच.एस. कामत थे। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन सी थी? तो निर्मला बुश थी। मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता कौन से थे? विष्णु विनायक तामस्कर थे। तो ये महिला विपक्ष के नेता पर आप स्टार लगा लीजिए, ये कौन सी थी? जमुना देवी थी। ये जनजातीय महिला थी, आपको ध्यान रखना है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से थे? कैलाश जोशी थे। पुलिस महानिदेशक कौन से थे? बीपी दुबे थे। महानिरीक्षक कौन से थे? बीजी घाटे थे। प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? शीतला सहाय होंगे। और प्रथम निर्वाचन आयोग एन.बी. लोहानी। इस बार आपको याद रखना है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सूचना आयोग तो टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव का नाम भी याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार बनेगा। अगला है हमारा फिर से वही प्रथम व्यक्तियों वाला, जिसमें प्रथम लोकायुक्त तो आपसे पूछा जा सकता है। पीबी दीक्षित, इस पर स्टार लगा लीजिए, इस साल क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि परिवर्तन हुआ है। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष कौन से थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी थे। राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष दयाशंकर नाग थे। आईपीएस महिला कौन सी थी? तो आशा गोपालन मानी जाती हैं। आईएएस कौन सी थी मध्य प्रदेश की? तो निर्मला बुच को कहा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। मुझे ब्रैकेट में ये बता दीजिए कि इनका जन्म स्थान या इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आपको मुझे ये ब्रैकेट में बनाना है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थान या संबंध किस जिले से है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के सचिव कौन थे? तो खांडेराव केशवराव रांगोले थे। पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी थी? अवनी चतुर्वेदी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन से थे? नरेश चंद्र। आप लोग एक बार इनका कार्यकाल भी देख लेना, इस साल इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष सुश्री हिना लेखीराम कांवरे थी, है ना, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे छोटा स्थल कौन कौन सा है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो इंदौर में, इसका नाम है बड़े गणपति। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है, ग्वालियर में। इसका इतिहास आप लोग एक बार देख लेना है कि इसमें किसको बंद किया गया था और किसको छुड़वाया गया था या किसके कार्यकाल में किया गया था, कौन सा मुगल शासक उस समय काम कर रहा था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद कौन सी है? तो भोपाल में, उसका नाम है ताजुल मस्जिद। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? तो ढाई सीढ़ी मस्जिद है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है? तो भोजपुर शिवलिंग है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी है या पचमढ़ी की चोटी धूपगढ़ है। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो नर्मदा घाटी है। आपको ये याद रखने हैं सारे फैक्ट। फिर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, जो कितनी है? 1312 किलोमीटर की है। अब आपको ये बताना है ये मध्य प्रदेश में कितना किलोमीटर में बहती है या कितने किलोमीटर में मध्य प्रदेश को कवर करती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर शहडोल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? उमरिया है। मध्य प्रदेश में सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में पाई जाती है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में कौन सा है? जबलपुर है। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में देखोगे तो शहडोल पाया जाएगा। सबसे छोटा संभाग जनसंख्या में देखोगे तो शहडोल है, यानी छोटा संभाग क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में शहडोल है। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में कौन सा है? इंदौर। यदि क्षेत्रफल में देखा था तो जबलपुर है। आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? अगर 2011 की जनगणना मानोगे तो दतिया को माना जाएगा, 2013 को मानोगे तो आगर मालवा है, और वर्तमान की यदि बात करोगे 2018 में निवाड़ी, जो 52वां जिला मध्य प्रदेश का बना था, इस 52वें जिले को ही सबसे छोटा जिला कहा जाता है। आपको क्वेश्चन का प्रकृति देखना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा जनसंख्या के आधार पर? तो वो इंदौर है। सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर हरदा है 2011 के अनुसार, और वर्तमान के अनुसार निवाड़ी जिला है।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है, जहां 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां पाई जाती हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो भिंड है, जिसमें 837 बच्चियों का पाया जाना उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इंदौर है। सर्वाधिक अफीम उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर में। इस पर स्टार लगा लीजिए। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी में। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन कौन सा है हमारा? इटारसी होशंगाबाद में। सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कौन सा है हमारा? इटारसी होशंगाबाद में। हमको ये फैक्ट ऐसे ही याद करना है एक लाइन से। आप इसको अपने यूट्यूब पर रिपीटिंग मोड में चालू कर लेंगे या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल को देख लेना है। उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर यदि आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कर दीजिए। ये मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है। इस नंबर पर जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखकर और लिख दीजिए कि मध्य प्रदेश 15 दिन 15 वीडियो वाले बैच के बच्चे हैं हम लोग, तो मैं आपको यहाँ से इस टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप ऐड हो जाएंगे, जहाँ आपको ये सारी पीडीएफ एज इट इज फॉर्म में आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गंज बसौदा विदिशा है। सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है, जो 21,577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला में है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो डिंडोरी में पाया जाता है। ये लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नौरादेही सागर में है। सबसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये उद्यान नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, अभ्यारण्य नौरादेही सागर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य रालामंडल इंदौर में है। सबसे पहला बांस बगीचा मध्य प्रदेश का कहाँ है? लहरपुर इकोलॉजिकल पार्क भोपाल में है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है, और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH135BB। आपको ये याद रखना है। अगला है हमारा कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है? चीतल। पहला उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पाया जाता है? तो मंदसौर में है। पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? तो रीवा में है। दूसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित किया गया, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, ये भिंड में बनने जा रहा है। पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पाया जाता है? सागर में है। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी कौन सी है? शिवपुरी में। इसको कब घोषित किया गया? तो 2010 में घोषित किया गया। इसको याद कर लेना है आप लोग, है ना। पहला IT पार्क कहाँ बना हुआ है? भोपाल में। एकमात्र रेल स्टेशन मध्य प्रदेश में कौन सा है? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया? तो इंदौर में। कब खोला गया? तो 22 मई 1995 को। पहला हेलमेट बैंक कहाँ बना हुआ है? नीमच में। और पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? खजुराहो छतरपुर में। आप लोग ऐसे ही वीडियो को लगातार सुनते रहेंगे, आपके कई सारे फैक्ट यहाँ से हो जाएंगे। हमने लगभग 13 पुस्तकों को पढ़कर ये पूरा डाटा तैयार किया है, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि 0.0001% गलती हो। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यदि गलती मिल रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसकी जानकारी एक बार और अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोगों ने लगभग प्रयास किया है कि 99.99% आपको शुद्ध डाटा प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे अंतिम समय में ऐसे डाटा के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो हमने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको ये सारी चीजें मिल पाए। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब 15 दिन का दूसरा वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो को लगातार पाने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल, जो विद्या कसम एजुकेशन के नाम से बना हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आप पहले सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कई सारे शॉर्ट वीडियो, कई सारी करंट अफेयर्स की पोस्ट और कई सारे रील्स के माध्यम से आपको MPG की और बाकी सारी परीक्षाएं, चाहे वो UPSC हो, UPPCS हो या कोई भी परीक्षा हो, ये सारी परीक्षाएं आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्या कसम एजुकेशन। यहाँ आपको हैंडल से दिख रहा होगा, इसको आपको कर लेना है। यदि ये बाई चांस आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको MPPSC से संबंधित स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे, अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, MPGK की सारी PDF जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं वो मिल जाएंगी। और हम लोगों ने कुछ सारी MP प्रीलिम्स के लिए या MPPSC की प्री के लिए कुछ मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं। इस साल एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लॉन्च किया, उसको MPGK या MPPSC के हॉट टॉपिक्स नाम दिया गया है। इस हॉट टॉपिक्स में किस विषय से कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, ये टॉप क्वेश्चन हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। MPPSC में अभी से लेकर सिलेक्शन तक विद्या कसम आपके साथ है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।